हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो ये आपको 10 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछे जा सकते हैं और लेजर भी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद हम स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम पर आ जाएंगे। तो पहला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये होता क्या है। ठीक है, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली पार्टनरशिप जो है पार्टनर्स आपस में अलग हो जाएंगे। इसके अलावा राइट यहाँ पे जो बिजनेस फर्म है वो भी बिजनेस क्या करता है, अभी कंटिन्यू होता नहीं है। राइट कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में क्या होता था कि पार्टनरशिप जो है आपस में पार्टनर्स की वो ब्रेक हो जाती है। 2 पार्टनर थे तो अभी वो पार्टनरशिप ब्रेक हो गई और एक नया पार्टनर आ गया तो अभी नए 3 पार्टनर्स हो गए। राइट, बट बिजनेस फर्म वैसे के वैसा ही रहता था। नए पार्टनर के आने से या किसी पार्टनर के जाने से बिजनेस एक्टिविटीज़ को फ़र्क पड़ता नहीं था। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि आपका जो पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी तरीके से अभी डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद से उसके नाम से कोई बिजनेस होने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वॉलेंट्री एक्ट, यानी कि पार्टनर्स वॉलेंटरीली यानी कि खुद से क्या कर रहे हैं, बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं कि अभी बंद कर देते हैं हम लोग, नहीं चल रहा है बिजनेस। राइट, फिर पीरियड या ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका होगा। राइट, थर्ड है वेंचर, जो स्पेसिफिक वेंचर के लिए वो आपस में पार्टनर्स मिले थे, वो वेंचर यानी कि वो बिजनेस कंप्लीट हो चुका है और अब वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टनरशिप तोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इंसॉल्वेंसी, कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस का इंसॉल्वेंट हो गया या सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, उस समय भी आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। राइट, उनका जो बिजनेस है अगर वो अनलॉफुल हो जाता है, राइट, बिजनेस एक्टिविटी अगर कानून की नज़र में वो गलत हो गया है तो फिर वो आपको क्या करना होगा, डिसॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट, और पार्टनरशिप जो है विल के हिसाब से यानी कि इच्छा अनुसार भी क्या हो सकता है, डिसॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 14 डेज। राइट, 14 डेज प्रायर नोटिस देकर वो बिजनेस का जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजंस है, ये तो आपको खाली ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकते हैं। बाकी सम्स के लिए हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारा आगे का पार्ट। राइट, और एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, आपस में पार्टनर्स लोग खाली क्या हो रहा है, वो जो उनका जो एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो रहा है, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही है। और यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जा रहा है और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उनका बीच का जो पार्टनरशिप है वो भी ब्रेक हो जाएगी फिर। राइट, तो सबसे पहला मीनिंग क्या है, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। राइट, यहाँ पे क्या है, पूरा फर्म बंद नहीं हो रहा, ज़रूरी नहीं है। राइट, खाली पार्टनरशिप जो है आपस में वो ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर जो है राइट क्या होगा, आपका जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, नेचर की बात करें तो नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ वॉलेंट्री, यहाँ पे खुद से किया जाता है। यहाँ पर वॉलेंट्री भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है कुछ कुछ केसेस में। राइट, जैसे कि गवर्नमेंट ने उस बिज़नेस को लॉफुल कर दिया है, राइट, या कोई सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो फिर कंपलसरीली हमें बिजनेस डिसॉल्व करना पड़ेगा। वैसा कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पर जो है वो बिजनेस कंटिन्यू रहता है और यहाँ पर जो है वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। राइट, रिक्वायरमेंट, यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जब आपने किया है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि आपका एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ, यहाँ पे आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हो और यहाँ पर आप रियलाइजेशन करोगे। रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, एसेट्स को बेच देंगे और लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। राइट, यहाँ पे आप एसेट्स को रिवैल्यू करते थे नए वैल्यू पर यहाँ पे नया वैल्यू करके मतलब नहीं है, बिकॉज बिजनेस तो अभी रहा ही नहीं है, बंद हो जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के सारे एसेट्स को यहाँ पर बेच देते हैं और उससे हमारे लायबिलिटी को पे करने की कोशिश करेंगे, उसे कहा जाता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा फाइनल अकाउंट से करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल क्लोजर नहीं हो रहा, यहाँ पे आपको फाइनल क्लोजर होगा तो पूरा आपको जो फाइनल क्लोजर करना के प्रोसीजर करने होंगे। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर की बात करें तो कोर्ट ऑर्डर ये आपके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकता, वेरएस कोर्ट ऑर्डर जो है वो आपका पूरे फर्म का जो है डिसोल्यूशन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्टेप्स पर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हमें क्वेश्चन में लेजर पूछा गया है तो हमें क्या करना है, देखिए। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी होती है, एक है आपका बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब वो बैलेंस शीट आपका 2 पार्टनर्स का भी हो सकता है, 3 पार्टनर्स का भी हो सकता है, उससे हमारे सम के मेथड्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और उसके बाद है आपका एडजस्टमेंट्स, ये 2 चीज़ें आपको दी होंगी। और अगर समझिए सम में आपको लेजर पूछा है तो लेजर में आपको क्या क्या लेजर बनाने पड़ सकते हैं। तो पहला है रियलाइजेशन। राइट, रियलाइजेशन अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। राइट, फिर आपको है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में जो है का पार्टनर का कैपिटल भी दिया और करंट भी दिया है तो आपको करंट अकाउंट बनाना होगा, फिर आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद आप कैश बैंक बनाएंगे और उसके बाद अगर समझिए कि कोई पार्टनर का लोन है, राइट,
तो वो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये दो अकाउंट जो है, करंट अकाउंट और लोन अकाउंट, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब सम के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर क्वेश्चन के लायबिलिटी में आपको पार्टनर्स करंट दिख रहा है या पार्टनर लोन दिया है आपको, तो ही ये दो अकाउंट्स बनाने हैं, वरना आप 3 ही अकाउंट बनाओगे, दैट इज़ रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक। और ये अकाउंट्स भी अगर आप बना रहे हो तो इसी फॉर्मेट में बनाओगे, राइट, इसी ऑर्डर में बनाओगे, ऑर्डर आपको चेंज करना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आगे एक एक का मैं कंसेप्ट बताता हूँ। पहले आपको रियलाइजेशन क्या है, कहाँ यूज़ होने वाला, बिकॉज ये टर्म आपके लिए नया है। बाकी पार्टनर्स कैपिटल, कैश, इसके बारे में तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपने देखा है इन अकाउंट्स को पहले भी, राइट। तो अब टाइप्स क्या क्या है देखिए इस चैप्टर में, राइट। सिंपल डिसोल्यूशन है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है और ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं, ऐसे अलग अलग टाइप्स है। फिलहाल हम कवर करेंगे सिंपल डिसोल्यूशन, कि यहाँ पर भी हम लोग सेम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, बट लास्ट के जो स्टेप्स रहेंगे उसमें थोड़े से चेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो पहला जो है सिंपल डिसोल्यूशन अच्छे से कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे वाले इसमें रिलेटेड जो कंसेप्ट हमें ज़रूरत पड़ेगा वो हम उसके सम्स के पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल डिसोल्यूशन में आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले आपके अकाउंट्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑल द एसेट्स आर सोल्ड टू रेज कैश एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर पेड। तो यहाँ पे हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जहाँ से इसकी मदद से हम सारे एसेट्स को बेचते हैं, और उनसे जो पैसा आया है उन पैसे से हम लोग क्या करेंगे, हमारे लायबिलिटीज़ को है वो 1 by 1 पे करेंगे, और उसके बाद अगर पैसा बच गया तो वो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आपको पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देना होगा, राइट। तो एसेट्स रियलाइज जब होंगे तब आप उसको आप क्रेडिट में शो करेंगे, और लायबिलिटीज़ जब आप पे करोगे तो उसे आप डेबिट में शो करोगे, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब आपको मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगा, वापस से देखिए। और पर्पस क्या है इस अकाउंट बनाने का, कि यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट या गेन होगा वो आप पार्टनर्स को देंगे। द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज टू शो द गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन, कि ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बेचा है हमने, एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज़ को पे किया, इससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये हम लोग फाइंड करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए ये रियलाइजेशन जो अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट है द अकाउंट इज क्लोज्ड, राइट। जब आप इस अकाउंट को क्लोज करते हो रियलाइजेशन अकाउंट को, और जो बैलेंस आता है इस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट, मतलब अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाया आपने तो आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, और अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं बनाया है तो आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पे आपको एक ही रेशियो रहने वाला है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बोला होगा उसी में आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक दिखाता हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट दिखता कैसे है। और ये जो मैंने कहा कि जब एसेट्स रियलाइज होते हैं, रियलाइज मतलब बेसिकली सेल होते हैं, तब उसको आप क्रेडिट साइड में लिखते हो। वैसे ही लायबिलिटी सेटल करते हो, यानी कि लायबिलिटी जब पे करते हो तो उसे आप डेबिट साइड में लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम में आप जब बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट तो शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हो एक्चुअल में आप, राइट, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे के सारे एसेट जो क्वेश्चन में आपको दिए वो पहले आप यहाँ पर लिख लेते हो, राइट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में से सारे एसेट्स को आपको यहाँ लिख लेना है, और सारे लायबिलिटीज़ को आप क्रेडिट में लिख लेते हो। फिर जब ये एसेट्स जब आप सेल करोगे उससे तो आपको क्रेडिट साइड में शो करना है, और उसी तरह लायबिलिटीज़ को जब आप पे करोगे तो आप उन लायबिलिटीज़ को क्या करोगे, क्रेडिट साइड में शो करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल सब दिया हुआ है, राइट। तो एसेट्स को जब आप पे करते हो तो आपका पैसा आ रहा है तो ये क्रेडिट साइड में शो करेंगे, लायबिलिटीज़ को जब आप सेटल पे कर रहे हो तो वो आप डेबिट साइड में शो करेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस बचा है उस बैलेंस को आपको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो इसके बारे में तो स्टेप्स हम लोग देखेंगे अभी। फिलहाल ये मैंने आपको खाली इसीलिए शो किया बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट ये कैसे दिखता है ये आपको पता नहीं था, तो इसीलिए ये एक बार आपको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमें रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है। ये कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ें आएंगी, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल द पार्टनर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, बराबर है। क्वेश्चन में जो भी बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स के कैपिटल दिए हैं उन्हें आप पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में ले लीजिए। शुड बी शोन ऑन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड ऑफ द टू द इररिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब अगर समझिए कि किसी पार्टनर का बैलेंस आपको लायबिलिटी में दिया है तो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्टनर में, बराबर। बट अगर समझिए कि कोई पार्टनर का अमाउंट जो है बैलेंस आपको जो है वो कहाँ पर दिया है, एसेट साइड में दिया है बैलेंस शीट में, तो वो आपको क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लेना होगा, ठीक है। ऑल्सो ट्रांसफर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट,
और रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ये भी हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स में ट्रांसफर करना होता है, राइट। आपने पढ़ा ही है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी आप यही करते थे कि जो भी जनरल रिजर्व आपको दिया होता है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना। तो वही यहाँ पर कहा है कि रिजर्व होंगे या प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया है तो वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, जो ये बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में सारी चीज़ें करने के बाद जो भी बैलेंस बच जाता है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस ड्यू टू पार्टनर या बैलेंस ड्यू फॉर्म पार्टनर आपको बताएगा कि कितना पैसे हमें पार्टनर को देने हैं या कितने पैसे पार्टनर से लेने हैं। और ये बैलेंस को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, कैश करके लिखेंगे हमेशा। तो पार्टनर्स कैपिटल को जो बैलेंस आता है क्लोज करके, उससे आप बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखने वाले, यहाँ पर आप क्या नाम दोगे उसे, कैश करके लिखेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके उस बैलेंस को कैश में ट्रांसफर करना होगा हमेशा। तो अकाउंट्स आर क्लोज्ड आफ्टर द पेमेंट रिसीव्ड, राइट, कैश और पे कैश, यानी कि वो पार्टनर को पैसे देने भी पड़ सकते हैं और उसे पैसे मिलने वाले होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डेबिट या क्रेडिट में अमाउंट आएगा जिसे आप कैश में बाद में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके कैश अकाउंट की बात करें हम, राइट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, आपको यहाँ पे ओपन करना है और डेबिट साइड में उसके पहले अमाउंट ब्रॉट डाउन करेंगे। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अपियरिंग इन द बैलेंस शीट जो है वो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, राइट। जो भी पैसे आपको मिले हैं वो सारे आप कैश साइड के डेबिट में लिखेंगे, और जो भी आपने पेमेंट्स किए, ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द फर्म आर क्रेडिटेड टू द कैश बैंक अकाउंट, ओके। और इसके बाद जब डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हो, उसके बैलेंस को पार्टनर में डालोगे, पार्टनर्स के बैलेंस को क्लोज करके आप कैश में डालोगे, और यहाँ पर डिसोल्यूशन इस चैप्टर में आपका कैश अकाउंट टैली होगा, राइट। व्हेन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली गेट्स क्लोज्ड एंड टैलीड। यहाँ पे आपका ये अमाउंट टैली होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको नया बैलेंस शीट कभी भी नहीं बनने वाला, बिकॉज ये तो फॉर्म बंद हो जा रहा है, तो इसके बाद बैलेंस शीट की क्या ज़रूरत, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कभी भी बैलेंस शीट बनाना नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो है कैश अकाउंट क्या होगा, टैली होगा, ठीक है। अब रही बात नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर या आपके कंसेप्ट का, दैट इज स्टेप्स टू सॉल्व द सम, कि सर हमें ये बताइए कि हम इस चैप्टर के सम्स जब बोर्ड एग्जाम में मुझे आते हैं तो सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो एक सिंपल सा मैं आपके लिए कोड लेकर आया हूँ, और वो कोड है एक स्टोरी पे से जुड़ा हुआ। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मान लीजिए कि दो पार्टनर्स हैं, अब पार्टनर्स के बीच में अगर समझ लीजिए डिसोल्यूशन करना पड़ रहा है, तो डिसोल्यूशन करने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो मान लीजिए अभी ये दो पार्टनर्स के बीच में कई टाइम से झगड़ा चल रहा था और उसकी वजह से उनको बिजनेस अभी बंद कर रहे हैं। तो झगड़े तो आपको पता ही है कि ऐसा नहीं होगा कि आज झगड़ा हुआ चलो आज ही बंद कर दो बिजनेस, नहीं, झगड़े बहुत टाइम से चलता आता है झगड़ा, और बाद में उनके क्या करते हैं, फिर वो बिज़नेस बंद कर देते हैं, राइट। कि कई टाइम से झगड़ रहे हैं हम लोग, अरे 2 साल 3 साल से झगड़ा ही चल रहा है, चलो अभी बिज़नेस बंद करते हैं, राइट। तो हमने इसी से एक कोड लिया है, और वो कोड है तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। क्या है, तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। तो ये 6 स्टेप्स है हमारे सम सॉल्व करने के लिए। 1 बाय 1 मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। T मतलब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, S मतलब सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर, E मतलब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, L मतलब लायबिलिटी पेमेंट, नेक्स्ट L मतलब लोन पेमेंट, और C मतलब क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपको ये 6 स्टेप से आपके ये सम्स यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो आइए 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम में पहला T जो है उसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दिया है उसके हर एक आइटम्स को आपने बनाए हुए लेजर अकाउंट्स में आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एसेट साइड से बात करना। तो एसेट साइड में आपको सारे जो एसेट्स है उनको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एक्सेप्ट कैश। कैश जो है वो आपको क्या करना है, कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। और अगर समझिए बैंक बैलेंस दिया है आपको, तो आपको पता है कि कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा वो। अगर समझिए क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट होता है वो तो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, राइट। उसके बाद आरडीडी अगर दिया है तो उसे हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में लेते हैं। कहाँ लेते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो ये आपको याद रखना है, राइट। उसके अलावा बाकी जो भी एसेट्स है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे के सारे आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देने। तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट्स में लिख देंगे आप सारे एसेट्स के नाम, राइट। और जो बचा हुआ मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर है तो आपको पार्टनर्स के एसेट में दिया है तो पार्टनर के डेबिट में लिखते हैं, लायबिलिटी में होता है तो पार्टनर के क्रेडिट में लिखते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है उसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हो डेबिट साइड में, तो उसकी आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और जब आप पार्टनर्स में लिख रहे हो तो आपको उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद
आपके जो लायबिलिटीज़ की बात करें तो जो भी आपके लायबिलिटीज़ है उसको आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल जो है उसको आपको पार्टनर कैपिटल में लिखना होगा। पार्टनर का अगर लोन दिया है क्वेश्चन में तो हमने पार्टनर का लोन बनाया होगा तो उसको आपको उस अकाउंट में लिखना होगा। फिर अगर समझिए प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट लायबिलिटी में, तो आप पार्टनर्स के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे उसे, राइट। जनरल रिजर्व दिया है तो उसे भी पार्टनर्स के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हो, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग को इन चीज़ों के लिए अलग करना है। और बाकी जो लायबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक लोन, इन्हें हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में ले लेते हैं। तो एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री कैसी बनेगी, लायबिलिटीज़ के नाम डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने कहा आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर है तो उसको हम लोग को पार्टनर्स के क्रेडिट में लेना है, राइट। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और उसी तरह अगर रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व है तो वो भी सेम होगा, पार्टनर के क्रेडिट में जाता है, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1, दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। सम्स में जब हम इसे करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल जाने वाला है अगर हम लोग स्टेप से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा सेल ऑफ एसेट्स। तो तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम, टी मतलब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एस मतलब सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर। देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बिजनेस जो है का जो एसेट जो भी है हम लोग उसको बाहर बेच सकते हैं, या तो कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर कहता है कि हम लोग बाहर नहीं बेचते, मुझे इस एसेट की ज़रूरत है तो मैं ये एसेट लेकर जाता हूँ। तो दो चीज़ें हो सकती है, बाहर एसेट को बेचेंगे, राइट, और हमें पैसे मिलेंगे, और अगर पार्टनर लेकर जा रहा है तो पैसे नहीं मिलेंगे, हमें पार्टनर का नाम लिखना होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी कोई आप एसेट सेल करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है, देखिए नॉर्मली सोचिए, अब मैं आपको इससे ही हमारा कंसेप्ट लिंक कराऊंगा। अगर समझिए मैं मशीनरी बेच रहा हूँ तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बराबर। अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बट यहाँ पे हो रहा क्या है कि हमारा फर्नीचर या हमारा मशीनरी हमने तो रियलाइजेशन में डाल दिया है, तो इसीलिए जब आप बेचोगे तो हम लोग एसेट के नाम नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे। क्यों, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में मैंने सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल दिया है, तो मैं जब एसेट्स बेच रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो जब अगर मैंने एसेट्स को कैश के लिए बेचा है तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर समझिए पार्टनर लेकर गया है तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें उस पार्टनर का नाम लिखना होगा, तो जब पार्टनर लेकर जाएगा तो कैश के जगह पे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन आएगा। समझा ये चीज़। तो अगर एसेट पार्टनर लेकर जाता है, राइट, इन द केस व्हेन एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे बिकॉज एसेट हमारे पास से जा रहा है। और हम लोग एसेट क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में हमने सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल दिया था, इसीलिए अभी हम लोग कैश के जगह पे रियलाइजेशन लिख रहे हैं, ओके। और पैसे के लिए बिका है तो कैश अकाउंट, और अगर पार्टनर लेकर जा रहा है तो कैश के जगह पे पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, तेरे साथ एक मतलब क्या है यहाँ पर, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, यानी कि एक्सपेंस पेमेंट। तो क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000, डिजलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। तो ऐसे टाइम पे उसकी आपको खर्चे की एंट्री पास करनी है, ठीक है। और वो जो खर्चा होता है रियलाइजेशन का खर्चा है, तो एंट्री ऑब्वियसली क्या होगी, पैसे जाएंगे आपके, तो सिंपल सी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कि एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, कोई बेचने के लिए अगर मुझे कोई खर्चा करना पड़ा है तो वो मेरे को यहाँ पे शो करना है, बट हमें उस ऐसे खर्चे के नाम नहीं दिए होते, हमें सिंपल सा दिया होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने थे, तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मैं लेजर बना लाऊँ तो मैं रियलाइजेशन के डेबिट में लिखूंगा कैश करके, और कैश के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो एंट्री है आपकी किस चीज़ की है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की। तो हमारा स्टेप्स देखिए 6 स्टेप्स थे, उसमें से 3 कवर कर लिया हमने। तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम, 6 स्टेप है। उसमें से टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। एस का मतलब क्या है, सेल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, सेल ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ई मतलब क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब इसके बाद बचा लंबी लड़ाई कम। पहले आ जाते हैं लंबी, यानी कि एल, यानी कि लायबिलिटी पेमेंट, राइट। तो लायबिलिटी पेमेंट एसेट्स की तरह ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि जैसे एसेट्स अगर पार्टनर लेकर भी जा सकता है या तो हम लोग बाहर बेच देंगे, वैसे ही लायबिलिटी में भी 2 चीज़ हो सकती है कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लायबिलिटी पे कर रहा है, या तो कोई पार्टनर कह रहा है कि मैं इसे पे कर दूंगा। तो ठीक है, तो खाली क्या करना है हमें, अगर हम लोग कोई भी लायबिलिटी पे करते हैं तो एंट्री क्या होगी, वो जो भी लायबिलिटी पे किया उसका नाम डेबिट करोगे, और टू कैश या बैंक, बराबर है। तो अगर मैंने बैंक लोन पे किया तो बैंक लोन टू कैश अकाउंट, राइट।
तो जो भी लायबिलिटी पे करते हैं हम उसे डेबिट करना पड़ता है, बट हमने सारे के सारे लायबिलिटीज़ को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था, रियलाइजेशन में, इसीलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो अगर हमने कैश में पे किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर समझिए पार्टनर लेकर जा रहा है, यानी कि पार्टनर बोल रहा है कि मैं पे कर दूंगा, तो हमारा पैसा नहीं जाएगा, राइट। तो हम कैश बैंक के जगह पे क्या करेंगे, पार्टनर का नाम लेंगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कब आएगा, जब पार्टनर कोई लायबिलिटी लेकर जा रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ नेक्स्ट आपका एल, तो तेरे साथ एक लंबी हो गया। नेक्स्ट एल है आपका लोन पेमेंट, राइट। लोन मतलब यहाँ पे पार्टनर्स का लोन, ठीक है। तो अगर पार्टनर का लोन अगर आप पे कर रहे हो तो अगेन ये लायबिलिटी है, तो यहाँ पे उस लायबिलिटी का नाम लिखेंगे, यानी कि पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं हमने रियलाइजेशन लिखा, बिकॉज पार्टनर लोन को हमने, याद है आपको, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया है, पार्टनर लोन को हमने पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में अगर पार्टनर लोन दिया है आपको, तो आपको पार्टनर लोन बनाना होगा, और अगर लायबिलिटी में पार्टनर लोन का अमाउंट दिया है तो आप उसे पार्टनर्स लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि रियलाइजेशन में। तो अगर हमने इसको रियलाइजेशन में लिखा ही नहीं है तो हम लोग अभी डेबिट में रियलाइजेशन क्यों लिखेंगे, हमने लोन पे किया तो हम लोग लोन टू कैश लिखेंगे। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट के डेबिट में लिखते हो आप, और कैश के क्रेडिट में लिखोगे। जैसे ही आप इसका इफेक्ट दोगे तो आपका पार्टनर्स लोन जो है वहीं पर टैली हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रही बात बाकी अकाउंट्स की, तो उसके लिए हमें हमारा लास्ट स्टेप करना होगा, दैट इज सी, यानी कि क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। और क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स करने के लिए आपको 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करने हैं, जहाँ पर पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके अगर आपको डेबिट में बैलेंस आता है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना होगा। और रियलाइजेशन के डेबिट में बैलेंस आया तो आप उसे पार्टनर के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हो, राइट। तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कभी होगा ये, जब आपको प्रॉफिट होगा तो। और अगर समझिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है जो कि लॉस दिखाता है, तो आपको उसे पार्टनर के डेबिट में लिखना पड़ता है, राइट। तो तभी क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तभी आपको लॉस हुआ रहता है, ठीक है। ये होने का जब आप ये रियलाइजेशन को क्लोज करके बैलेंस को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते हो, अब आपको इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, अगर समझिए क्वेश्चन में करंट दिया है, अगर है तो आप करंट को क्लोज कीजिए और उसका बैलेंस को आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कीजिए, और अगर नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल से शुरू करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल को जब आप क्लोज करोगे तो उसका बैलेंस को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है आपको, कैश अकाउंट में, ठीक है। देखिए क्लोजिंग में कैसे करना है हमें, रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर्स करंट में जाएगा या कैपिटल में, मतलब अगर समझिए क्वेश्चन में करंट बनाया है तो मैं करंट में ट्रांसफ़र करूंगा, बिकॉज करंट से वो बैलेंस कैपिटल में जाएगा, और फिर कैपिटल से डायरेक्टली अमाउंट जो है वो कैश में ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में करंट नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रियलाइजेशन का जो बैलेंस है उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कीजिए, और फिर कैपिटल का बैलेंस को क्लोज करके उसे कैश में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये करने पर आपका कैश अकाउंट जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा टैली होना चाहिए, उससे पता चलेगा कि आपका ये सम राइट है। तो ये जो है स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं हमारे डिसोल्यूशन इस चैप्टर के लिए। तो सिंपल सा स्टेप बनाकर मैंने दिया है आपको, तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। ये 6 सिंपल स्टेप्स हम लोग सेम के वक्त फॉलो करेंगे, हमारे लिए सम सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए इसके सम्स भी लेकर आऊँगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि कितने यूज़फुल है ये हमारे स्टेप्स, ओके। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, और वीडियो में कमेंट्स भी करें, और आपके फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।